हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडे क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस कंडक्टर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी किस मैनर में चेंज करेंगे, किस वे में चेंज करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। But before starting that topic, first of all, I will make you introduce with कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? आपने पहली क्लासेस में कंडक्टर क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होता है, लाइक डेफिनेशन पढ़ी थी ना। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज को भी, और साथ के साथ इंसुलेटर को भी डिस्कस करेंगे, और फिर कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस को कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या कोर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या रहेगा दोनों कंडक्टर और इंसुलेटर में। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले अब हम करते हैं स्टार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर के अबाउट आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर को डिफाइन कैसे करोगे? कंडक्टर क्या होते हैं? दीज आर दोज मटेरियल विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करते हैं? अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडक्टर में से करंट पास कर सकता है, हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ रखे हैं, ठीक है। और दूसरा इनका काम क्या होता है? कंडक्टर, जैसे आपको पता है, कंडक्टर के एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं पहले। कंडक्टर के केस में मेटल्स होते हैं, ठीक है, लाइक इसमें सिल्वर हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को कौन कौन पास करने में हेल्प करता है? जैसे किन किन में से पास कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी? ह्यूमन बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, ठीक है। इसको आप लिख लो, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब बेटा एक बात बताओ, कोई भी जैसे मेटल है, कॉपर का एटम होगा तो ये उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ उसकी सेल्स होगी, ठीक है। और आपको पता है इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, एक खास पैटर्न में रहते हैं। ये जो आउटर मोस्ट सेल है, सपोज करो ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू ये नियर बाई सेल, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम के ही वॉल्यूम में, एटम स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, तो एटम के ही वॉल्यूम में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट ये एटम से बाहर नहीं जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कब नहीं जाएंगे? जब आपने इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है, they contain large number of free large number of free electron होते हैं, और यहाँ पे लिख लो these free electron can move freely in the volume of atom at room temperature sufficient है इनके लिए। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ठीक है बेटा। और फिर क्या है कि यदि हम इन पे हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे ये आपके पास में एटम था कॉपर का, ठीक है, और यहाँ आपने सेल्स दिखा दिए, इन सभी सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फील्ड अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया? फील्ड अप्लाई कर दिया। यहाँ फील्ड का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है।
पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अब ये फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जब फील्ड आप अप्लाई करोगे तो ये आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में यहाँ लिख लो, if electric field is applied then free electron moves opposite to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है बेटा। ये कुछ बातें इनको नोट करो फिर आगे कर। तो नेक्स्ट है आपके पास में इंसुलेटर। हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर एक मटेरियल की स्पेशल कैटेगरी है जिनमें से क्या पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो आप लिखोगे दे डजंट अलाउ does not allow पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एक और क्या है कि आपके पास में इंसुलेटर है, सपोज करो यहाँ पे कोई एक एटम है और ये उसकी सेल्स है, ठीक है। और ये इंसुलेटर कैटेगरी का है। इंसुलेटर के एग्जांपल आपको पता ही है, ग्लास, माइका, वैक्स एटसेट्रा। तो इस केस में मान लो ये सेल्स है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ना, इंसुलेटर में ऐसा होता है कि आउटर मोस्ट वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं होते, वो बाउंड होते हैं। मतलब न्यूक्लियस का फोर्स इन पे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, सो दैट ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे रैंडमली यहाँ पे एटम के वॉल्यूम में भी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो एक और पॉइंट ये लिखते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर्स में क्या होगा, नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। यूजुअली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बट आपको यहाँ नोट में लिखना है। अब हमारे पास कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर को हम रब कर देते हैं तो रबिंग एक्शन से इस पे चार्ज आ जाएगा। चार्ज तो आ जाएगा बट वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लिखो नोट इन रब्ड इंसुलेटर, इन रब्ड इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज डजंट मूव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसमें आएगा वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसमें पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट ये शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखोगे, जैसे आपके पास में कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल के केसेस की हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हो क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है रबर, प्लास्टिक, माइका, रबर, प्लास्टिक, माइका, वुड, वैक्स, पोर्सेलिन, ठीक है ना। कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल है जो जिसमें से पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो ये सारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि सपोज करो यहाँ पे कोई एक ये रबर का मटेरियल है, ठीक है ना, रबर है या यूं कहिएगा कि वैक्स है, ठीक है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। सपोज करो हमने इसको फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो हम रबर है तो रबर को जैसे सपोज करो रबर की बजाय आप इसमें वैक्स ले लो, ठीक है ना। वैक्स का वैक्स है, ग्लास है, जैसे वैक्स ले लो, ठीक है। तो इसमें वैक्स के एटम होंगे, ठीक है, इस पैटर्न में, ठीक है।
और उनका माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, एटम्स ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम इस वैक्स को फील्ड में रखेंगे तो यहाँ फील्ड का कैसा है पॉजिटिव, यहाँ फील्ड का कैसा है नेगेटिव। तो अब एटम क्या है, अब एटम्स में आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज दिखाए है इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो अब और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के कारण है। अब फील्ड में रखने से इन चार्जेस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से ये एटम्स है अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ओरिएंट, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फील्ड के अपोजिट में, यहाँ आ जाएगा, फील्ड के अपोजिट में यहाँ ये हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरह से ओरिएंटेशन हो जाएगी, और इस तरीके से ओरिएंटेशन होने से यहाँ पे एक और एटम मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है, 6 एटम बना देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये नियर बाई भी होते हैं बहुत सारे, मैंने लमसम कुछ ही दिखाए हैं, ठीक है। अब जब ये एक दो, ये देखो प्लस माइनस का इम्पैक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ये इसको नलीफाई कर देगा, ये इसको नलीफाई कर देगा, तो आप बाद में क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये देखोगे कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल था इसके एक एंड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, दूसरे एंड पे कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, और ये कब हुआ, जब आपने इसको फील्ड में रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, फील्ड में रखा हुआ था। तो अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, और इस केस में हम बोलेंगे इनको डाइइलेक्ट्रिक। अब ये क्या बन जाएंगे, डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो लिखो, इफ इंसुलेटर आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटेल में डाइलेक्ट्रिक को हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। इफ इंसुलेटर आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, they behave as conductor, ठीक है ना, and called as dielectric। वो अब पूरी तरह से कंडक्टर वाला तो काम नहीं होता है, बट कंडक्टर की तरह बिहेव करते, इलेक्ट्रिकल नेचर एग्जिबिट करते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं, ठीक है। इनको डाइलेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, आगे डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन क्या पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको नोट करें। डिस्कस अबाउट फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। अब हम फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज के अबाउट डिस्कस करेंगे, फ्री एंड बाउंड चार्ज, ठीक है। बस इस टॉपिक को आपको समझना है, ज़्यादा कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखो, मैं बात करता हूँ कंडक्टर्स की, किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। और मेटल के केस में आपने ये देखा था कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसकी सराउंडिंग में सेल्स होती है, ठीक है, क्या होती है, सेल्स होती है। और यहाँ पे जो मेटल के केस में जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। जब भी हम इस पे फील्ड लगाएं या वैसे भी क्या, ये एटम के वॉल्यूम में मूव करता रहता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, यही अपना क्या होगा, फ्री चार्ज, क्या रहेगा, फ्री चार्ज। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात करें, ये जो आप यहाँ पे न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, तो न्यूक्लियस क्या बनेगा, बाउंड चार्ज, ठीक है। तो मेटल के केस में फ्री चार्ज मूव कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियस क्या होता है, बाउंड चार्ज, ठीक है। बस ये आपको इनका डिफरेंस समझना है। कंडक्टर के केस में क्या रहेगा, इंसुलेटर के केस की बात करें, ठीक है, इंसुलेटर में इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, ठीक है।
ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर में क्या होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उसके कारण वो मूव नहीं कर पाते एटम की विसिनिटी में भी, ठीक है। और वहीं पे न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे ये जो आप देख रहे थे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, तो यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। और न्यूक्लियस तो वैसे भी यहाँ पे मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव चार्ज, और या फिर न्यूक्लियस कह दो, न्यूक्लियस डजंट मूव, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बाउंड चार्ज होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इंसुलेटर में भी बाउंड होता है, ये भी मूव नहीं करता। और यहाँ पे फ्री चार्ज, ये भी इंसुलेटर में है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, बाउंड चार्ज ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, बाउंड चार्ज, ये भी मूव नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है, नेगेटिव भी मूव करता है, ठीक है, नेगेटिव भी मूव करेगा, पॉजिटिव भी मूव करेगा, डिपेंड करेगा कौन से आपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं नोट कर। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज both are free charge, both are free charge, दोनों के दोनों फ्री चार्ज होते हैं, ठीक है, क्लियर है। बस एक तीनों की डिस्टिंक्शन ध्यान में रखो, कंडक्टर में न्यूक्लियस बाउंड चार्ज है, इंसुलेटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बाउंड चार्ज है, ठीक है। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों क्या है, फ्री चार्ज है, ठीक है बेटा, इसको नोट करें क्या। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर को हम फील्ड में रखेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि द नेट फील्ड, द नेट electric field inside a conductor is zero, कि आपके पास कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, जीरो। आप इस सिचुएशन को ऐसे देख सकते हो बेटा, सपोज करो कि ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और आपने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कंडक्टर को कहाँ पे रखा है आपने, फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे फील्ड का नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही आप कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कंडक्टर के इस एंड पे, और ये जहाँ से आएंगे वहाँ नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा या आयंस बच जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे और बीच वाले जोन में जो रहेंगे वो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, आपने देखा ना। तो मतलब क्या है, कंडक्टर के इस एंड पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव,
ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया वो था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान से देखिए, एक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊं तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके कहाँ जाती है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से एक फील्ड क्या है, कंडक्टर के अंदर भी प्रोड्यूस हो चुका है। और उस, अब देखो, ये आपने देखा कि कंडक्टर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही आपने फील्ड में कंडक्टर को रखा तो फील्ड के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने से आपने देखा कि एक फील्ड बना, जो फील्ड, उस फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड था बिल्कुल उसके अपोजिट। तो ये यहाँ पे आप ये कहोगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है किसके, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, आप इसको लिख दो EI, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसके अंदर फील्ड उतना ही इंड्यूस होता जाएगा जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल बढ़ाओगे। अब आपने और ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाओगे तो यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस वाले एंड पे आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हम बढ़ाते हैं उतना ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ठीक है। और एक लिमिट, एक टाइम आता है जब ये दोनों फील्ड एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, इसकी अपोजिट में IND या EI लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब इस केस में एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ये नलिफाई कर देगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है। सो लिखो, अल्टीमेटली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर बिकम जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा कंडक्टर के अंदर, जीरो। तो आप लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड तो आप करोगे बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस में माइनस ऑफ E इंड्यूस, दोनों में से एक डायरेक्शन को नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा, मैं इसको पॉजिटिव काउंट करूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सम कितना हो जाएगा, जीरो। और ऐसे उधर जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो कोई भी आपके पास में जो कंडक्टर होता है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट करें, पॉइंट आप इसका नोट करेंगे बेटा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे कि आपके पास में कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, और आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड करता है, आउटर सरफेस पे। कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। फील्ड भी कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कह रहे हैं कि कोई भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करता है, ठीक है। अब मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ ये फर्स्ट रहेगा या ये सेकंड रहेगा, मतलब फील्ड लाइन इस कंडक्टर से परपेंडिकुलरली एमिट होगी या किसी एंगल पे एमिट होगी, बताओ बेटा। देखो सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है, अभी मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड
will be normal to surface. नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल कहने का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो चार्ज कंडक्टर की परपेंडिकुलर रहेगा ऐसे, मतलब सरफेस के साथ में कितने का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बनेगा हर एक जगह। यहाँ पे भी ये एंगल कितना बनेगा, 90। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि सर ये 90 का ही क्यों बनेगा, कोई दूसरा एंगल क्यों नहीं बन सकता। देखो अब मान लो कि कोई दूसरा एंगल बनता, ठीक है। इस सिचुएशन को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, और इसके चार्ज इसके कहाँ पे है, सरफेस पे है, ठीक है। तो फील्ड लाइन कैसे बनेगी। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे किसी थीटा एंगल पे निकलती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, और सरफेस के साथ उसने थीटा एंगल बनाया होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते, एक तो होता ई कोस थीटा और दूसरा होता ई साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो सरफेस के मतलब यहाँ पे हर एक जगह चार्ज है ना सरफेस पे। अब थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस पे टेंजेंशियल होती तो मतलब ई कोस थीटा उस चार्ज पे क्या लगाता, फोर्स लगाता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता तो वो चार्ज क्या करता, मूव करता, और मूव करता, चार्ज मूव करता, तो चार्ज के मूव होने से क्या बनता है, करंट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कंडक्टर के सरफेस पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। और कंडक्टर के सरफेस पे कभी भी जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, हमने प्रैक्टिकली देख रखा है। इसलिए ई कोस थीटा वाली सिचुएशन ये तो बनेगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा होता तो कंडक्टर के सरफेस पे सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाता, ठीक है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलरली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल हो। थर्ड पॉइंट है बेटा अपने पास, देखो अब क्या थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास सपोज करो कि कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, और चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करता है। ये बातें आपको भी पता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि इसके अंदर चार्ज कितना होता है इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। तो आप लिखोगे द नेट चार्ज in the interior of a conductor is 0। कितना रहता है, 0। इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एंड all excess charge, जितना भी चार्ज है, all excess charge lies on surface of conductor। मतलब जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे लाई करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास कंडक्टर है और ये कंडक्टर के इनसाइड वाला एरिया है, चाहे कंडक्टर चाहे होलो हो या सॉलिड हो, ठीक है। फील्ड उसके अंदर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कंडक्टर के सरफेस से जस्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री ड्रॉ कर देता हूँ, और यू कैन से मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस में अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अब इस वाले जोन में फील्ड कितना होता है, 0 होता है। फील्ड इनसाइड कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है, 0, ठीक है। तो आप ये लिखोगे वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 कहाँ, इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड ये होता है, ठीक है। फिर फ्रॉम गोज लो आपने पढ़ा है बेटा अच्छे से। गोज लो क्या कहता है, ये कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ये 3D सरफेस लिया मैंने, ठीक। क्लोज इंटीग्रल गोज लो 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है।
फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिख सकते हैं ना, फाई को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, फाई को क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, तो देन हम क्या कह सकते हैं, आपको पता है फाई किसके इक्वल है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्या लिखोगे, फ्लक्स बिकम जीरो, फ्लक्स कितना रहेगा, जीरो। और आपको पता है यहाँ पे लिखोगे we also know phi is equal to क्या होता है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये जो q चार्ज होता है, याद करो गॉस लॉ में, दिस इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इफ phi is equal to 0 then q क्या चीज होगा, जीरो, और q क्या चीज है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज होगा वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस इंडिकेट द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटा आपके पास में। फोर्थ पॉइंट में हम क्या डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट क्या कहते हैं बेटा, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant, electric potential is constant inside conductor or on surface of it, करें कि कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड और उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। देखो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे वी नो, आपको पता है बेटा E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। ई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इनसाइड कंडक्टर वी नो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, या यूँ लिख सकता हूँ डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, मतलब आपने यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन किया है आर के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड आउट किया आर के रिस्पेक्ट में। जब एक बात बताओ, किस चीज का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, कांस्टेंट क्वांटिटी का। किसका, कांस्टेंट का। अब मैं आपको कहूं कि आप 5 का डेरिवेटिव करो t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पढ़ चुके हो ना। ठीक है, तो जैसे वहाँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े 10 का t के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, जीरो। कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो हम यहाँ v का डेरिवेटिव करें r के रिस्पेक्ट में, वो कितना आ रहा है, जीरो। ठीक है, सो वी कैन से v will be constant, v क्या चीज है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, v will be constant। ठीक है बेटा, नोट करें इसको। प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज, ये जो कंडक्टर है इसके चार्ज इसके सरफेस पे लाई करता है, चार्ज इज रिजाइडिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो
ये क्या कहते हैं, ये जो कंडक्टर है इस पे टोटल चार्ज सपोज करो Q है, ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना S, ठीक है। अब हम इस चार्ज कंडक्टर का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, सपोज करो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग एक गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया सिलिंड्रिकल शेप में, ये मैंने सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो डॉटेड सिलेंडर का जोन दिख रहा है ये तो कंडक्टर के अंदर है, ठीक है, चार्ज कंडक्टर के अंदर वाला पोर्शन है, और यहाँ पे फील्ड कितना रहता है 0, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैंने बाहर से, ये जो गॉसियन सरफेस है बाहर की तरफ बनाया है, ठीक है। अब आधा गॉसियन सरफेस तो ऊपर है, आधा का है नीचे है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, गॉसियन सरफेस का ये जो सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है ये ds है, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। अब मेरे को फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 जोन है, एक मेरे पास जोन फर्स्ट है, जोन सेकंड है, और ये वाला जोन थर्ड है। मेरे पास 3 जोन है, मेरे को तीनों जोन में फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ आपको कहता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस वी नो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है dq/ds, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और यहाँ से हम dq को लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स ऑफ ds, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ मैं यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। तो फ्लक्स मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये क्या होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और Q वो चार्ज होता है जो गॉसियन सरफेस में आता है। टोटल सरफेस पे Q चार्ज था, तो गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज आया होगा, यहाँ पे कितना चार्ज होगा dq, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब जी जो फर्स्ट जोन की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट जोन में फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही ऊपर की तरफ है। तो फर्स्ट जोन के लिए थीटा कितना बना 0 डिग्री, थीटा कितना बना 0 डिग्री, फर्स्ट जोन के लिए जो थीटा बनेगा वो रहेगा 0 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड जोन की बात करूं तो सेकंड जोन में फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये बनी, और सेकंड जोन के लिए थीटा कितना बना 90 डिग्री। थर्ड जोन की बात करूं तो थर्ड जोन में तो फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि थर्ड जोन तो इसके जो कंडक्टर के अंदर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे फील्ड 0 है, ठीक है। थर्ड जोन में फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरे को ये अप्लाई करना है, ठीक है, तो गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो मैं तीनों जोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, हमें तीनों जोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जोन के लिए क्या होगा, ये E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इंटीग्रेशन, फिर आप गॉस लॉ तीनों जोन के लिए अप्लाई करो, तीनों क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, क्योंकि क्लोज सिलेंडर है ना, पिल बॉक्स शेप जो आपने ली है गॉसियन सरफेस की, या सिलिंड्रिकल स्मॉल सिलेंडर लिए, इसकी हाइट बिल्कुल कम ली है आपने, ठीक है, इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछता हूँ, ये देखो ये चार्ज कौन सा होता है जो गॉसियन सरफेस में आता है, क्या आता है गॉसियन सरफेस में, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना आया dq आया ना। देखो हमने गॉसियन सरफेस स्मॉल बनाया, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया डायग्राम, जूम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ dq अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बनेगा, कितना dq अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक बात बताओ, इन तीनों सरफेस के लिए मैंने ये गॉस लॉ अप्लाई कर दिया है। मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो थीटा कितना होगा 0, तो यहाँ पे आप करोगे E ds cos 0, ये फर्स्ट जोन है,
ठीक है। सेकंड जोन में ई डी एस, सेकंड जोन में थीटा कितना है cos 90, ठीक है। थर्ड जोन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो इंटू डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। बेटा cos 90 जीरो, ये सारा जीरो, जीरो ये वाला भी जीरो, फर्स्ट जोन बचा ना, ठीक है। तो फर्स्ट जोन बचा तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस रिजल्ट को आगे एक्सटेंड कर लिख दोगे। फर्स्ट जोन में आप लिखोगे ई डी एस, कोस जीरो कितना 1 इंटू डी एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें फर्स्ट जोन, हमें यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है मैंने दिखाया बड़ा है लेकिन बिल्कुल स्मॉल बनाते हैं हम, तो यहाँ पे ही वैल्यू आ जाएगी, फिर ऑलमोस्ट सरफेस के ऊपर ही, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल क्लैरिटी बनी रहे इसलिए मैंने सिलेंडर थोड़ा बड़ा बनाया है। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करें तो ई आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दोगे ds का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ds, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन कर दोगे और dq को क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं आप सिग्मा इंटू ds अपॉन में एप्सिलॉन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देना बेटा, आप ds का इंटीग्रेट करो, ds देखो ये वाला ds था, ठीक है, तो सिलेंडर ये वाला ds है तो ये वाला फर्स्ट जोन का ये वाला हिस्सा भी कितना होगा ds, एरिया वेक्टर कितना रहेगा ds, ये देखो ये वाला भी कितना होगा ds। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा पोर्शन ds लिया हुआ है तो ds का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ds ही मिलेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। अदरवाइज देखो पहले हम देखते हैं ds का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको s मिलता है, ठीक है, बट अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, ये जो सारा का सारा एरिया ये है ही ds, तो टोटल कितना मिलेगा ds मिलेगा। तो आप यहाँ पे नोट करोगे ds का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ds, इस पॉइंट पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है और तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ds से ds कैंसिल आउट कर दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इस सरफेस के नियर बाई यहाँ पे हर एक जगह फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉसियन सरफेस हमने रियलिटी में बिल्कुल स्मॉल लिया है, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट किया और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या होगी सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो एन कैप की डायरेक्शन आप दिखाना चाहो तो एन कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। एन कैप यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बता रही है जो कि कंडक्टर पे क्या रहेगी परपेंडिकुलर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, the value of electric field at surface of charged conductor will be सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या आप ऐसे लिख लो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर विल बी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ई वेक्टर लिख दोगे तो यहाँ डायरेक्शन भी लिख सकते हो एन कैप, और यहाँ पे लिख दो वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस, ये सरफेस पे क्या रहेगा नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।